बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी अटेंडेंट में हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। और लाहौर एक बार फिर से सोगवार है, अफसरदा है। कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 13 लोग अपने खालिक हकीकी से जा मिले और तकरीबन 80 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ़ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, ज़ख्मी हैं। और हर शहरी सोगवार है, हर लाहौरी का दिल इस वक्त गम में डूबा हुआ है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, इसकी तफसीलात क्या हैं और किसके मुहर्रिकात क्या रहे और किस तरीके से जो है ये वाक़या रूनुमा हुआ और उसके बाद के रिएक्शंस क्या आए। अभी आपको आज की मौसम की सूरत हाल भी बताते चलें और सबसे पहले आपको बताएंगे सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, शहर लाहौर लहूलुहान, घुटकस धमाका हुआ, सीटीओ अहमद मुबीन, एसएसपी ऑपरेशन जाहिद गोंदल समेत 101 जख्मी हो गए। दूसरी टॉप स्टोरी, शहीद कैप्टन सैयद अहमद मुबीन 1996 में फौज से पुलिस में आए, डीपीओ कसूर, एसपी कैंट और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कोयटा भी रहे। तीसरी टॉप स्टोरी, खुदकश धमाके में 6 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। और शहीद पुलिस अफसरान को कौम का सलाम, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पैगाम है। इस पर हम बात करेंगे आज, इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रज़ा खान और अकमल समरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहेंगे। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और आप यकीन करें कि वाकई में बहुत दुख हुआ। अब अफसोसनाक से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ ये सानिया है, और जिस तरह से कौमें सानियात के बाद बनती हैं, हमें भी बनना है। एक के बाद एक सानिया इस शहर पर गुज़रता है और इस मुल्क पर गुज़रता है, और हम लोग चंद घंटों के लिए उसको अफसोसनाक कहते हैं, चंद घंटों के लिए उस पर इज़हार तज़ियत करते हैं या गम गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन अब हमें एक कौम की तरह सोचना है। अभी तो सानिया गुलशन इकबाल को 1 साल भी नहीं हुआ। सिमल, मैं लास्ट ये जो संडे गुजरा है तो मैं ख़ुद गुलशन इकबाल पार्क गया था अपनी बेटी के साथ, और मैंने पूरा दिन गुजारा, और मुझे जितना दिन मैंने गुजारा मुझे वही वाक़या जो है वो उसी तरह से नज़र आता था। तो इस तरह से हम लोग जिस रवैये का इजहार करते हैं, जिस तरह से हम एहतजाज करते हैं, जिस तरह से हम ओपन गैदरिंग्स को हवा देते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हम महफूज भी रहेंगे, तो खुदारा ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं। जंगों में कौमें बना करती हैं, कौमें टूटा नहीं करती हैं। कौमों को अगर कोई किसी एक शोबे को, किसी एक जगह को या किसी एक काम करने वालों को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो उसको या तो बर्दाश्त है या उसके एहतजाज का कोई मुख्तलिफ रास्ता होगा। कल से मैं ये सोच रहा हूँ कि जी ये क्या ज़रूरत थी आपको माल रोड पर लेके जाने की, इस एहतजाज को क्यों हम इकट्ठे हुए? क्या हम अहमद मुबीन जैसे शख्स को शहीद करने के लिए इकट्ठे हुए थे? क्या जाहिद गोंदल को शहीद करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिन माओं के बच्चे कल 13 माओं की गोदें उजरी हैं? अभी आपने बिलाल दिखाया है मुझे, उसकी ठीक 1 माह के बाद शादी है। 13 मार्च के कार्ड के ऊपर लिखा है सिमल 13 मार्च, और 13 फरवरी को यह वाक़या हो जाता है। मुझे बताएं, और किस दिल से हम लोग बैठ के इसको सिर्फ ये कह दें कि अफसोसनाक वाक़या है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश क्यों आया? क्यों अहमद मुबीन को जाना पड़ा माल रोड पर? क्यों जाहिद गोंदल गया? क्यों ये माओ के बच्चे गए? बैंक स्क्वायर में काम करता है बिलाल, और वो छुट्टी करके घर जा रहा है। मैं जब छुट्टी करके जाता हूँ अपने ऑफिस से, मेरी खुशी और मेरी फीलिंग डिफरेंट है। मैं काम करके भी खुश हूँ, लेकिन मैं जब घर जा रहा होता हूँ तो मेरे अंदर मेरी बच्ची सामने होती है, मेरा घर सामने होता है। और वो क्या फीलिंग होगी कि घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं यही कहता हूँ कि हम लोग और चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद दिन के लिए ही सोचते हैं कि जब सोचनाक वाक़या है, हम क्यों नहीं सोचते कि हम हालत जंग में हैं। हमें इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग करना है। हम आपस की मामलात को फिर तय कर लेंगे। हम हुकूमत से मुझे इख्तलाफ है तो मैं उसको फिर कभी तय कर लिया करूँगा। ये काम जो इस वक्त जारी है, जो इस वक्त दहशत गर्दी है, उससे निपटने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। हमें एक सोच के साथ, एक अमल के साथ बाहर निकलना होगा, या हमें ये सोच लेना चाहिए
कि जब तक जंग ख़त्म नहीं होगी हम आपस के अख्तलाफात को ख़त्म करेंगे। हम कल का वाक़या हुआ, सियासतदानों के बयानात हैं, मुझे उस पर भी दुख है। सो नहीं सके हम लोग। आप कोई यकीन करें हमारा ताल्लुक मीडिया से है और टीवी से है, खाना हमारी सामने पड़ा था, हम खा नहीं सके। मजबूरी है टीवी देखना, लेकिन आप यकीन करें दिल नहीं कर रहा था कि किसने देखा आप होगा? टीवी पर देखो और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नोटिस करो जो दिखाई जा रही थी। खैर नाज़रीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल भी आप अब मैं क्या कहूँ कि कितने अच्छे इंसान थे कैप्टन अहमद मुबीन। और जब भी उनसे मुलाकात हुई तो एक फैमिली मेम्बर की तरह, बल्कि मैं अपने ऑफिस में जिस शख्स से भी बात हुई उसका यही कहना था कि वो तो हमारे फैमिली मेम्बर थे। और वो इस तरह से लोगों के साथ मिलते थे, इस तरह से प्यार से मिलते थे कि यकीन नहीं आता है कि आज वो कैप्टन अहमद मुबीन जो है हम में नहीं रहे, शहीद हुए हैं और शहीद ज़िंदा हैं। ये हमारा ईमान है और अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद करे, और उनकी शहादत को वो कबूल कितने करे। खुशकिस्मत थे कि अल्लाह ताला ने उनको इस रुतबे के लिए चूज़ किया है। लेकिन हम कब तक ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे? जब तक हम एक कौम की हैसियत से नहीं सोचेंगे, जब तक हम मिलकर इन छुपे दुश्मनों का सामना नहीं करेंगे और इनको सामने नहीं लेकर आएंगे, जब हम अपने इर्द गिर्द पर नज़र नहीं रखेंगे, जब हम नहीं देखेंगे कि कौन सा किराएदार किस मोहल्ले में आया है और उसके उसके बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड बहुत क्या ज़रूरी है, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या काम करता है, उसके बच्चों का रहना सहना कैसा है, किस तरह से वो आते हैं जाते हैं। जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे हमें बार बार ऐसे हादसात, ऐसे सानियात का सामना करना पड़ेगा। ये हम सबको मिलकर इसके खिलाफ जिहाद करना है, इस बिल्कुल आपने दहशतगर्दी सही के कहा, ये एक खिलाफ। जहाद है और हम शायद भूल जाते हैं। जब एक वाक़या आता है हमें वो सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, चंद घंटे, चंद दिन हम उस चीज़ का अफ़सोस मनाते हैं, उस चीज़ पर बात करते हैं और उसके बाद शायद हम भूल जाते हैं, हम रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो इस तरह के मकरू काम करते हैं, जो इस तरह के सानेहात का सबब बनते हैं, वो लोग नहीं भूलते हैं और वो सिर्फ मौका तलाश कर रहे होते हैं। अकमल सुमरू, क्या कहेंगे आप? देखिए सिमल, ये वाकई सामने है कि कोई छोटा सा वाकया नहीं है। और आप 2009 से लेकर 2017 तक की तारीख उठा के देख लें, लाहौर में इतने बड़े बड़े धमाके हुए, चाहे वो मून मार्केट का धमाका था, चाहे वो गुलशन पार्क का गुलशन दाबी का था, या चाहे वो वाघा बॉर्डर का धमाका था, या चाहे वो दाता दरबार पर होने वाला धमाका। तो इसमें एक बात तो तय है कि अगर ये धमाके मुसलसल होते हैं और एक साल या 6 महीने के बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। 2009 से लेकर 2017 तक एक सीरीज़ है और एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। जब लाहौर खुशहाल होने लगता है, जब पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आने लगती है, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो वही बात कि शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं भूलते और वो मौका तलाश करते हैं कि कब अटैक करना है और कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा हर्ट होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और कोशिश करते हैं वो कि हमारी कमर तोड़ दें। लेकिन हम ये साबित करके रहेंगे कि हम एक ज़िंदा कौम है और हम पीछे हटने वाले नहीं। नाज़रीन, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम बात कर रहे हैं कल के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें 13 लोग शहीद हुए और तकरीबन 100 के करीब अफराद मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज भी हैं। इरफान मलिक मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। और चूँकि उन्होंने बहुत टाइम भी गुजारा CTO शहीद सैयद मुबीन अहमद के साथ, और कैसी उनकी यादें हैं, क्या उनके तासुरात हैं, जिनकी अभी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई अली ट्रेनिंग सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया। सबसे पहले तो मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगी कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं अब तक और क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं? सिमल, इस पे जो कल एक जो अफसोसनाक वाक़या था, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और जो हमलावर था उसका टारगेट वो सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे थे और इसमें कोई भी नहीं था। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे एहतजाज भी चल रहा था, एहतजाज के साथ साथ वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद थी, मीडिया था वहाँ पे, किसी को टारगेट नहीं किया गया। और हमलावर जो था वो डायरेक्टली अगर वो आया तो उसने आके उन लोगों को टारगेट किया जो वहाँ पे खड़े थे, जो पुलिस अफसरान थे, जिनमें DIG सैयद अहमद मुबीन, उनके साथ SSP ऑपरेशन जाहिद महमूद गोंदल
और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि इन लोगों के साथ हर वक्त एलीट के अहलकार ड्यूटी पे तैनात थे, जो गनमैन थे इनके। मुबीन की अगर बात की जाए तो उनके साथ 7 लोग एलीट फोर्स के जवान जो थे वो वहाँ पे ड्यूटियों पे होते थे। और इसके साथ अगर बात की जाए उनकी एसएसपी ऑपरेशंस की, तो उनके साथ भी 5 लोग हर वक्त ड्यूटी पे होते थे। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ब्लास्ट हो गया। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर अगर जो दहशतगर्द हैं, जो खुदकश हमलावर हैं, तो इनको अगर रोकने का कोई मैकेनिज़्म हो तो मेरे ख्याल में वो नज़र नहीं आता। कोई भी मुल्क हो जो एक ठान के आया है कि उसने अपने आप को ब्लास्ट से उड़ा देना है, लोगों को उसने मार देना है, तो इसमें वो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और ये जितना अफसोसनाक वाक़या था, इसकी जो इंटेरोगेशन है, डेफिनेटली कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। फौरी रिस्पॉन्ड करने के बाद जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने तमाम जो सूरत हाल थी उसके ऊपर काबू इस तरह पाया कि जो जाए हादसा थी उसको फौरी तौर पे कॉर्डन ऑफ किया गया, ज़ख्मी वहाँ से उठाए गए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये चीज़ें सामने आई कि ये जो टारगेट था इनका टारगेट जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें इनका टारगेट CCPO लाहौर थे। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो उससे पहले CCPO लाहौर, CTO, SSP ऑपरेशन, SP ऑपरेशन जो सिविल लाइन थे, और उसके साथ जो SP ट्रैफिक सिटी थे, ये तमाम लोग वो थे जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे। क्योंकि अगर फैसल चौक की बात की जाए तो फैसल चौक के बिल्कुल पास पंजाब असम्बली, एक साइड पे 90 शायरा कायद-ए-आज़म, CCPO ऑफिस, और वो मेन चौक है, बड़ा वो अहम पॉइंट है। वो और इसमें आपको बताएं कि ये वो पॉइंट था जहाँ पे पुलिस अफसरान रूटीन में कोई अगर इस तरह का मुजाहरा, जिस पे जो मुजाहरा होता था, सड़क ब्लॉक की जाती थी, तो CCPO लाहौर सबसे पहले वो शख्स होते थे जो लाजमी इन लोगों से कोई भी मुजाहरा होता था। हमने वहाँ पे सैकड़ों मुजाहरे देखे, तो उसमें मुज़ाकरात की कोशिश के लिए पुलिस का इवन कोई काम नहीं है कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करे। कल जो एहतजाज हो रहा था वो हुकूमत के खिलाफ हो रहा था। हुकूमत के नुमाइंदे जो पैरामेडिक्स के साथ इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए उनकी तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन CCPO लाहौर, सैयद अहमद बीन DIG और उसके साथ SSP ऑपरेशन पुलिस जो थी वो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए पहुंची। और जो हमलावर होगा उसको डेफिनेटली ये पता होगा, ये तमाम अफसरान वहाँ पे आएंगे। एक फुटेज भी तो आ रही है जो सेफ सिटी कैमरा से जो फुटेज ली गई है, जिसमें वो जो हमलावर है वो बड़े आराम से जो आज TV की DSNG खड़ी है उसके पास से आता है, और जहाँ पर ये तमाम हायर ऑफिशियल्स खड़े हैं उनके करीब जाकर वो ख़ुद को धमाके से उड़ा लेता है। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि तहकीकात क्या हो रही हैं, और दूसरा इससे कबल भी कुछ अरसा से बहुत हाई अलर्ट भी चल रहा था, सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की भी गई थी, सर्च ऑपरेशंस भी हो रहे थे। और आपको याद होगा कि शादरा टाउन से एक खुदकश धमाका की जैकेट जो है वो भी पकड़ी गई, एक गैंग जो शख्स है उसको भी गिरफ्तार किया गया और उसके गैंग को भी ढूंढा जा रहा था। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन बहुत सी टेक्निकल चीज़ें जहन में आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी बन रही हैं तो खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे अभी जाए हादसा से हमें वकास अपडेट कर रहे थे कि किस किस एंगल से अब तहकीकात शुरू की जा रही हैं, सेफ सिटी कैमरास को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उससे कबल हम बात कर रहे थे इरफान के, इससे पहले भी हाई अलर्ट था सिक्योरिटी और मुख्तलिफ जगह पर सर्च ऑपरेशन और मुसलसल मुख्तलिफ अफराद को ज़ेर हिरासत लाया जा रहा था। और आपको याद होगा, आप ही की खबर थी कि वो जो धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ, खुदकश जैकेट पकड़ी गई और फिर एक शख्स को वहाँ से गिरफ्तार किया गया और उसके बाकी जो गैंग का हिस्सा थे, जो उस ग्रुप का हिस्सा थे, वो लोग फ़रार थे जिनकी तलाश भी की जा रही थी। तो क्या इसका कोई लिंक बनता है या इनको पहले से पता था कि कोई सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ पर? सीमल, अगर आप बात करें खुदकश जैकेट की, तो खुदकश जैकेट ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई आपको बहुत दूर से कहीं से मंगवानी पड़े या कोई इसके लिए बहुत आपको साइंटिफाइड चीज़ें जो चाहिए हों। इसके लिए सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके हर मार्केट से अंदर अवेलेबल हैं आपको, और इसके लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैकेट्स पकड़ी जाती हैं लेकिन उसके बाद ये दोबारा तैयार कर ली जाती हैं। आप देखें कि लाहौर में जब अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई तो उन्होंने जो दहशतगर्दों को 2 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि उनके जो बाकी साथी थे वो डेस्परेट हुए, वो लोग निकले। उन लोगों के ताक़ुब में पुलिस ने अपना हर तरफ जो है वो सर्च ऑपरेशन किए,
क्योंकि पुलिस के पास ये इत्तला थी, कानून नाफिज करने वालों ने इत्तला दी हुई थी कि शहर के अंदर दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं और वो किसी जगह भी कोई कार्रवाई ऐसी कर सकते हैं। और कार्रवाई का जो उनका जो टारगेट था, जिसके बारे में ये उनको इत्तला थी कि ये सरकारी अमलाक जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, स्कूल्स जहाँ पे रश होगा वहाँ पे कर सकते हैं। और देखें जो इत्तलात थी वो सच साबित हुई। दहशतगर्द आया और उसने सेम उस पॉइंट को पिन पॉइंट किया, वहाँ पे ब्लास्ट किया, जो कि लाहौर का सबसे सेफ इलाका कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर 14 अरब रुपया लगा रहे हैं। 14 अरब रुपए से आप कैमरे जो लगा रहे हैं, हर एंगल से कैमरा कवर आपने, ये वो चौक था जिसका हर एंगल एक एक इंच जो था वो सीसीटीवी कैमराज में है। उसके बावजूद ये लोग किस तरह पहुंचते हैं, जैसे मैंने आपको बात बताई कि जो खुदकश हमलावर है इसको रोकना पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इसको आप नहीं रोक सकते, जो आया ही मरने के लिए। लेकिन इन लोगों को यहाँ पे पनाह देने वाले, इन लोगों को यहाँ पे रखने वाले, इन लोगों के खिलाफ हमें ज़रूर जो है मुत्तहिद होना पड़ेगा, और हमें साबित करना पड़ेगा कि हम एक जिंदा कौम। इरफान मलिक, आप क्राइम बीट भी करते हैं, आप पुलिस वालों से आपकी मुलाकातें भी चलती रहती हैं, और CTO जो थे सैयद अहमद मुबीन शहीद, उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक था और किस किस्म के वो ऑफिसर थे, ज़रा थोड़ा सा बताइए। सीमल, अगर अहमद मुबीन की बात की जाए तो ये इस किस्म की पर्सनालिटी थी कि जो अनबिलीवेबल जो लोग होते हैं उस किस्म की पर्सनालिटी थी। अपने काम से इस कदर मोहब्बत, अपने काम से इस कदर उनकी लगाव और इतनी दिलचस्पी थी उनको। वो CTO लाहौर लगे तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इनको स्पेशल टास्क दिया गया कि आपने लाहौर की जो ट्रैफिक है इसको बेहतर करना। उनकी तरफ से बहुत कोशिश की गई। इतने लेटर कभी किसी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से महकमों को नहीं लिखे गए जिनमें आप देखें हाल जो हैं उनके ऊपर उनकी इंतज़ामिया को लेटर लिखे गए, LDO को लिखे गए, उसके साथ साथ आपने स्कूल कॉलेजेस उनको लेटर लिखे। तमाम तरफ आप एक्टिव रहे कि ट्रैफिक किसी तरीके से बेहतर हो जाए। हमें याद है कि हम अगर टीवी के ऊपर एक टिकर चलता था तो उसके बाद CTO जो थे वो खुद इस पे पर्सनल होते थे, फौरी तौर पे वहाँ पे एक तो डिप्लॉयमेंट की जाती थी, और उनसे जब भी बात होती थी तो वो ये कहते थे कि हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोग इस तरह ट्रैफिक ब्लॉक की अगर किसी जगह पे ख़बर चलाते हो तो खुदा की कसम लोगों का भला होता है। ये उस बंदे के अपनी वर्डिंग थी जो वो इस्तेमाल करते थे कि खुदा की कसम मुझे खुशी होती है कि किसी का भला हो जाता है। आप लोग खबर चलाते हो कि यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, हम लोग वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, और इसमें वो एंड तक उसका फोकस रहता था। जब तक उसको ठीक नहीं करवा लेनी, वहाँ पे ट्रैफिक जो नॉर्मल नहीं हो जानी, उस शख्स ने अपना पूरा फोकस जो था वो इसके ऊपर रखते थे। और कितनी उनकी डेडिकेशन थी कि आखिर तक अपने काम में अब देखें सिमल, हालांकि उनका काम नहीं था। ट्रैफिक अगर वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक ज़रूर हो रही थी, मुतासिर हो रही थी, लेकिन CTO का काम नहीं है कि उन लोगों से जाके मुज़ाकरात करें। आप देखें कि BZU के बाहर जो तलबा की एक बड़ी तादाद जो थी वहाँ पे वो मुजाहरा करने के लिए रुकी, तो उसके बाद CTO लाहौर जो थे वो रात 2 बजे जाके वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। सारा दिन वहाँ पे रहे, रात 2 बजे उनके मुज़ाकरात हुए, तो उसके बाद ट्रैफिक खुलवा के 2 बजे के बाद वो घर आए। इसी तरह आपने बड़े बड़े इवेंट देखे तो उसमें अगर ट्रैफिक जो ब्लॉक रहती थी, अगर ट्रैफिक कहीं किसी जगह मसला होता था तो वो खुद शख्स वहाँ पे पहुँचे होते थे। आपको याद होगा यहाँ पे लाहौर के अंदर रैलियाँ निकाली गई जब सलमान तसीर की जो बरसी थी, जी। उस दौरान रैलियाँ निकाली गई, तो उस दौरान CTO हर जो जहाँ पे उसको पॉइंट आउट करते थे कि यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, वो खुद पहुंचते थे, हर जगह रिस्पॉन्ड करते थे, कम्युनिकेट करने की कोशिश और मुझे अच्छे तरीके से याद है रात को 11 बजे जब ये मामला स्मूथ हुए, ट्रैफिक बहाल हुई, तो उसके बाद CTO हमारे ऑफिस में आए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से माजरत करना चाहता हूँ कि हमारी वजह से लोगों को आज मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कितना बड़ा शख्स था और कितने अफसोस की बात है कि वो अब हमें नहीं है, लेकिन शहादत का रुतबा लिया उन्होंने, और मेरे ख्याल से उनके इसी काम की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इस आला मकाम के लिए चूज़ किया, और उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे कि किसी का घर उजड़ रहा है, किसी की मासूम बेटी, किसी का मासूम बेटा जो है वो इस दुनिया से जा रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि हम एक ज़िंदा कौम है और हमें इन वाक़यात से, इन तमाम सानहात से निकलना होगा
और मुत्तहद होना होगा। लेकिन कब तक ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे? हुकूमत और सिक्योरिटी कहाँ पर है और क्या इस चीज़ का हल है? जैसे आमिर भाई बात कर रहे थे कि ये एक जिहाद है, हम हालत जंग में हैं और हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। शहीद होने वाले शहदा के जस्ते खाकी उनके आबाई इलाकों तक पहुँचाए जा रहे हैं और ये वो आखिरी सफ़र होगा जो वो अपने घर की जानिब करेंगे और उसके बाद अपनी आखिरी आरामगाह की जानिब जाएंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इस तरह की कुर्बानियों से ही उभर कर हमें एक ज़िंदा कौम बनना है और मुत्तहद बनना है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और कदर कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा कि बहुत कम टाइम होता है, ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमारे पास इतनी मोहलत नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।